नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक विथ डबल कॉलम। अगर आपने कैश बुक विथ सिंगल कॉलम नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया है। कैश बुक विद डबल कॉलम क्या होता है? कैश बुक विद डबल कॉलम होता है जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए कैश बुक विद डबल कॉलम का फॉर्मेट कैसा होता है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट्स में कोई भी डाटा मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ यहाँ पे डैश डाल देते हैं। जो भी हमारे एग्जाम्पल में कंपनी का नाम होगा, बिजनेस का नाम होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। और हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देंगे डबल कॉलम। कैश बुक विद डबल कॉलम का फॉर्मेट सेम वैसे होता है जैसे लेजर का होता है, जैसे कैश बुक विद सिंगल कॉलम का होता है। बस इसमें एक एडिशनल कॉलम हो जाता है, वो होता है बैंक का। पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर का, और तीसरा होता है हमारा एलएफ का, चौथा होता है हमारा कैश का, और पांचवा होता है हमारा बैंक का। तो यहां लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये जो 5 कॉलम है ये डेबिट साइड के कॉलम है। सेम चीज हम बना लेते हैं क्रेडिट साइड के लिए। पहला कॉलम है हमारा डेट का, दूसरा हमारा है पर्टिकुलर का, तीसरा हमारा है एलएफ का। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यूज होता है रेफरेंस के लिए। चौथा होता है हमारा कैश का, और लास्ट कॉलम होगा हमारा बैंक का। और इधर हम लिख देंगे क्रेडिट, जिसे हम डिनोट करते हैं CR डॉट से। और डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन आएंगी जिससे कि कैश हमारा इंक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड में वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो हमारे कैश को रिड्यूस करेगी। कैश बुक विद डबल कॉलम को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस। हमें पता चल गया है कि हमें किसका बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुप्ता स्टेशनरी हाउस। गुप्ता स्टेशनरी हाउस, गुप्ता स्टेशनरी हाउस दिल्ली में है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिल्ली लिख सकते हैं ताकि जब सेल परचेज की एंट्री आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि आपको IGST लगाना है या CGST और SGST। बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये 2019 का है। तो यहाँ पे हम 2019 लिख देंगे। पहली ट्रांजैक्शन हमारी अप्रैल 1 की है। इसमें हमें कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। अब कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश और बैंक हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स हमेशा डेबिट साइड शो होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस
BD। कैश हमारे कितना है 88,000 रुपये और बैंक हमारा कितना है 1,10,000 रुपये। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस BD। अब आप लेजर बना रहे हो या फिर कैश बुक या आप कुछ भी मेंटेन कर रहे हो, अगर अकाउंट्स के आगे टू लिखा हो तो वो डेबिट साइड में आता है, और अगर अकाउंट्स के आगे बाय लिखा हो तो वो क्रेडिट साइड में आता है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स ऑफ 14,000 प्लस IGST एट द रेट 12% फ्रॉम अमर जम्मू पेड बाय चेक। यानी ये कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया है अमर से, जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं, और हमने उनको पेमेंट करी है बाय चेक। तो सबसे पहले तो परचेज है तो कैश रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड आएगा। तो डेट डाल देते हैं हम इसकी अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट कितने का है 14,000। हमने बैंक से पेमेंट करी है तो यहाँ पे 14,000 लिख दिया। अब परचेज के साथ IGST भी लगाना है, तो यहाँ पे हम सेम डेट डालेंगे अप्रैल 3 बाय इनपुट। परचेज पे इनपुट, परचेज पे जो GST चार्ज होता है वो हमारा इनपुट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट 14,000 का 12% आपका हो जाता है 1,680 रुपये। तो यहाँ पे 1,680 रुपये हम लिख देंगे। ये ट्रांजेक्शन हमारी ऐड होगी। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा कैश परचेज ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% प्लस CGST IGST एट द रेट 6% ईच। इसका मतलब है 16,000 का हमने गुड्स खरीदा जिसपे हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी 16,000 का 5% 800 रुपये। 800 रुपये यानी हमारी नेट वैल्यू हुई 15,200 की। अब हमें 15,200 पे टैक्स लगाना है। ये कैश परचेज है तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल 9 में ये है, तो 9 बाय परचेज अकाउंट। इसे कैश के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कैश से पेमेंट हुई है 15,200। ब्रैकेट में कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं 16,000 माइनस 5% जो कि होता है इसका 800। आप लिखेंगे 15,200 क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब इस पे हमें टैक्स लगाना है अप्रैल 9 बाय इनपुट CGST अकाउंट। 15,200 पे जो टैक्स लगेगा वो 6% लगेगा क्योंकि CGST और IGST में डिवाइड हो जाता है। अप्रैल 9 बाय इनपुट SGST अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 912 आपका आ जाएगा। इनका टोटल 12% बनता है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है परचेज पोस्टेज स्टैंप। 1,000 रुपये का हमने पोस्टेज स्टैंप खरीदा है, यानी ये भी कैश को रिड्यूस कर रहा है तो इसी साइड आएगा। ट्रांजैक्शन डेट है अप्रैल 10 बाय पोस्टेज स्टैंप अकाउंट 1,000। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पेमेंट जो हमने बैंक से करी है कैश से, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने कैश के थ्रू पेमेंट किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश से डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग GST 6% ईच। यह अमाउंट हमारा 1,12,000 रुपये। अब क्या करना है 1,12,000 में हमारा टैक्स भी इंक्लूड है जो कि 12% है, यानी अगर हम देखें कि 1,12,000 हमारा कितना परसेंट है 100% हमारा सेल वैल्यू हुआ प्लस 12% टैक्स। इसका मतलब ये हो गया 112% है
तो इसको हम डिवाइड करेंगे 112 से और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए सेल वैल्यू है, 6,000 रुपये CGST और 6,000 SGST है। अब क्या है कि अब इन्होंने कैश सेल किया और उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेल को डायरेक्ट बैंक कॉलम में लिख सकते हैं सेल के अमाउंट को, या तो आप कर सकते हैं कि पहले कैश में सेल को रिकॉर्ड करें, फिर जो आपने कैश रिसीव किया है उसे क्या करें, बैंक में डिपॉजिट कर दें। तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो आएगा आपका सेल, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन डेट है अप्रैल 12 टू सेल अकाउंट, यह आ जाएगा आपका 1 लाख। अप्रैल 12 टू आउटपुट, सेल पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं आउटपुट। आउटपुट CGST अकाउंट, यह आ गया आपका 6,000। अप्रैल 12,000 टू आउटपुट SGST अकाउंट 6,000, ये आपका आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया हुआ है, तो कैश रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा किधर डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजैक्शन डेट है हमारी अप्रैल 14 बाय, जब प्रोप्राइटर कैश को पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। बैंक से विड्रॉ इन्होंने कैश लेके गए हैं तो कैश कॉलम में आ जाएगा ये आपका 8200। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीव फ्रॉम नरेश, डेटर कैश 6,000 एंड चेक 10,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अलाउड 1,000 एज ए कैश डिस्काउंट। यानी नरेश जो कि हमारे डेटर है, इससे हमने 6,000 रुपये कैश में रिसीव किया है और 10,000 रुपये का चेक मिला है, जो कि दोनों हमने डिपॉजिट करा दिए बैंक में, और इसे हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने रिसीव किया है तो डेबिट साइड आएगा। तो ट्रांजैक्शन डेट है हमारी अप्रैल 15, यहाँ लिखेंगे टू नरेश अकाउंट। अब क्या है, 6,000 रुपये हमें कैश में रिसीव हुआ है और 10,000 रुपये का हमें चेक मिला है, दोनों ही हमने बैंक में डाल दिया, तो यहाँ हम बैंक कॉलम में 16,000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 15 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होती है, इसकी जनरल एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक, जिसमें कैश की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और बैंक की भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और इसमें क्या है, कैश की एंट्री भी आ रही है और बैंक की एंट्री भी आ रही है। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसका क्या करेंगे, 2 में बैंक आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले ट्रांजैक्शन डेट डाल देते हैं अप्रैल 15 टू, यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट, और LF में हम ये लिखेंगे सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। लिखा हमने बैंक है लेकिन अमाउंट कहाँ आएगा, कैश में आएगा 16,000, और कैश हमारा यहाँ पे बाय है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है, एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रैल 15 बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे हम बैंक में, बैंक के कॉलम में 16,000, और यहाँ पे लिख देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा।
जिसमें भी बैंक और कैश दोनों आएगा उसकी एंट्री सेम ऐसी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड वेजेस 6000 अप्रैल 16 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 16 बाय वेजेस अकाउंट। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम करेंगे 6000 हमारा क्या है, कैश में पेमेंट हुआ है, तो कैश कॉलम में हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पेड रेंट 10,000 प्लस जीएसटी 600 ईच। ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 16 बाय रेंट अकाउंट। पेमेंट का यहाँ कोई मेथड नहीं बताया हुआ तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने कैश में पेमेंट किया है। तो यहाँ पे 10,000 रेंट के, डेट डालेंगे यहाँ पे अप्रैल 16। इसमें टैक्स भी लगाना है तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट 600 अप्रैल 16 बाय इनपुट SGST अकाउंट 600। 10,000 का 6% 600 होता है और हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 600 CGST और 600 SGST में डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रैल 19 पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। हमने पवन को चेक के थ्रू पेमेंट किया है जो कि अमाउंट है 50,000 रुपये। तो ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 19, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 19 बाय पवन अकाउंट। और बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो हम यहाँ पे बैंक कॉलम में 50,000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रैल 23 को रिसीव ए चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। सेल वैल्यू है 16,000 प्लस हमें टैक्स लगाना है 6% का CGST और 6% का SGST। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 23। अब सुभाष से हमने सेल के अगेंस्ट में चेक रिसीव किया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है हमारा 16,000। अब इस पे हमें टैक्स लगाना है तो ट्रांजैक्शन की सेम डेट रिपीट करेंगे। टू सेल पे आउटपुट टैक्स लगता है तो आउटपुट CGST अकाउंट सेल पे अब हमें टैक्स लगाना है तो सेम डेट रिपीट करेंगे हम अप्रैल 23। टू सेल पे आउटपुट टैक्स लगता है तो आउटपुट CGST 960 रुपीज़ और CGST जहाँ लगता है वहाँ हम SGST भी लगाते हैं। तो अप्रैल की 23 टू आउटपुट SGST अकाउंट 960। अब आपको मैं परसेंटेज निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ कि 16,000 पे मैंने 6% 960 इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ देखें आप 16,000 इंटू 6% निकालना है हमें और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। अब क्या करेंगे 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 96 आ जाता है और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। ये 960 रुपये की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो टेबल जो है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड टू अमर कैश ₹6,000 and 10,000 बाय चेक ही अलाउड कैश डिस्काउंट 720। अमर से हमने पिछले ट्रांजेक्शन में ऊपर के ट्रांजेक्शन में परचेज किया है गुड्स को। अब अमर ने हमें कैश डिस्काउंट अलाउ किया 720 रुपीज़ का,
तो हमने इस अमर को पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया हमने 6,000 रुपये कैश और 10,000 रुपये का हमने चेक दिया है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन डेट को नोट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 25 बाय हमारे अकाउंट 6,000 कैश के थ्रू किया है तो 6,000 कैश में लिखेंगे, और बैंक के थ्रू हमने किया है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनीष ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मनीष हमारा कस्टमर है, उसने हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, तो डिपॉजिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ गया तो ये डेबिट साइड आएगा। ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 26 टू मनीष अकाउंट। मनीष ने हमने कितना दिया है, ये कराया हमें 12,000 रुपये बैंक में, तो बैंक कॉलम में 12,000 रुपये आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी अप्रैल 29 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 29। प्रोप्राइटर अगर बैंक से पैसे को विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग का पार्ट होता है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट बैंक से पैसे को विड्रॉ किया है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट है हमारा 4,000 रुपीज़। 4,000 हमारा रुपीज़ आ गए यहाँ पे। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बैंक चार्ज कमीशन 2,000 प्लस GST। इसे नोट करेंगे हम क्रेडिट साइड। ट्रांजेक्शन डेट है हमारी अप्रैल 30 बाय कमीशन अकाउंट बैंक से कम हुआ है, बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000 रुपये प्लस हमें इसमें टैक्स लगाना है, तो सेम डेट अप्रैल 30 बाय इनपुट CGST अकाउंट, ये आ जाएगा अपना 120 रुपये, और सेम SGST में भी डालेंगे अमाउंट को अप्रैल 30 बाय इनपुट SGST अकाउंट, ये आता है आपका 120। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स पे किया हुआ है, इसे भी हम ड्राइंग में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट होता है। अप्रैल 30 बाय ड्राइंग। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स। अमाउंट है हमारा 10,000। अब क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या है कि पहले हम बोथ साइडेड का टोटल करेंगे, और जो भी जिस साइड का भी ज्यादा अमाउंट होगा वो हम टोटल में लिखेंगे। अब कैश और बैंक का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड का जो बैलेंस होगा वही ज्यादा होगा। टोटलिंग कर लेते हैं। इसका टोटल आता है आपका 1,04,000, और इनका टोटल आएगा आपका 267,920। इस साइड में लिख देते हैं 267,920। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। अब हमने टोटल लिख दिया है, अब क्या करेंगे, इस टोटल में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका 54,576, और यहाँ आ जाएगा आपका 1,60,000। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस
CD और यहाँ पे डेट डालेंगे, जो भी एंड ट्रांजेक्शन सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट होगी वो डालेंगे, या फिर वो डेट डालेंगे जो भी हमारे पीरियड का लास्ट डेट होगा। लास्ट डेट यहाँ पे हमारा है अप्रैल 30। अब यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट डे का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मई टू बैलेंस BD। बैलेंस BD लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस का। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 54,576 और बैंक कॉलम में लिख देंगे 1,60,000। कैश बुक विद डबल कॉलम क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे अपने डाउट को शेयर कीजिए। मैं विदिन 24 आवर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक अकाउंट करंट अकाउंट ना होके अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो कैसे उसे रिकॉर्ड करते हैं, प्लस अगर कंपनी के पास एक से ज़्यादा बैंक हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।